अभी हम थोड़ी ही देर में शख्सियत शुरू करने जा रहे हैं। काजल मैम का कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है, इसलिए वो बस 2 मिनट में फिर से आ रही है। तब तक मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि तकरीबन अब हर रोज़ हमारा शख्सियत का शो होता है 7 से 8। कुछ-कुछ शख्सियत का शो जो है हम 4 से 5 या फिर अलग-अलग टाइम पे भी करते हैं। इसी के साथ फ्राइडे को हमारी नई मंटो नामा की शॉर्ट फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, जो कि है उल्टी सलवार। उसका संडे को टॉक विद द कास्ट होगा 7 बजे इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर देखिएगा। और अब हमारे साथ काजल मैम जुड़ गई हैं, तो मैम जिंदगी की राहों में कभी खुशियों का वसंत तो कभी उल्लास की बारिश, कभी निराशा की चिलचिलाती धूप, कभी आशा की घनी छाँव। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज फिर नेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो रुक रहा है नेट। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाया करती हैं। सुमन मैम, काजल मैम की साइड से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हम नमस्ते। बहुत ही नमस्ते, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपको यहाँ देख के। तो जब तक मैम का नेटवर्क सही हो रहा है, प्लीज़ आप हमको, हमारे सारे दर्शकों को और हमको बताइए अपने बारे में कुछ। यस, आप सबको मेरा बहुत नमस्ते। काजल को मैं देख रही हूँ, आशा करती हूँ जल्दी ही जॉइन करेंगी वो। रूबरू थिएटर का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने का मौका दिया। और मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, ये तो सबके जीवन की एक जर्नी है, जो हर कोई अपने स्ट्रगल के साथ जीता है। और मेरा यात्रा दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, शिक्षा यहीं हुई। उसके बाद शादी हुई और हम लोग अपनी यात्रा में मेरे हस्बैंड होटल इंडस्ट्री में थे। काजल जी नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। माज़रत चाहूँगी, नेट का इश्यू हो जाता है, जिस वजह से आज आई डोंट नो क्या हो गया, नेट तो सही चल रहा है, बट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, तो ऐसा चलता रहेगा। बट मोस्ट वेलकम, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज आईं। और एक बार फिर से बता दीजिए कि सुमन जी डायरेक्टर मीडिया स्पीक मैके से तो हैं ही, लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट शख्सियत हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत तो हमारी टीम आपका कर चुकी है। मैं पर्सनली आपको वेलकम कहती हूँ और शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी पर्सनल जर्नी जो रही है इस फील्ड में, उससे बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू। आपने स्पिकमेके का नाम लिया तो मैं स्पिकमेके से ही शुरुआत करना चाहती हूँ अपनी इस शख्सियत में कि आज मैं जो कुछ भी सीख पाई हूँ, अपनी जर्नी को मैं फ़ोकस कर पाई हूँ, वो स्पिकमेके की वजह से है। और स्पिकमेके के बारे में क्या बोला जाए? मैं शुरुआत ही यही करूँगी कि मंज़िलें क्या हैं, हौसला क्या है? हौसला हो तो फ़ासला क्या है? कहते हैं ना? क्या बात! ऐसे ही हौसले के साथ स्पिकमेके संस्था का निर्माण हुआ, आप सब जानते हैं। विश्व में हर कोई इसके विषय में जानता है और इस संस्था की नींव रखी डॉक्टर किरण सेठ ने, जो कि मेरे एक तरह से बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा गुरु की तरह। उनके अथक प्रयास से उनका इतना बड़ा महान सपना आज दुनिया भर में बहुत प्रचलित है। स्पिकमेके का शाब्दिक अर्थ है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। इसका उद्देश्य है कि हमारी विरासत को बचाना, यानी भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करना और युवा मन को प्रेरित करना, देश की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना, देश की सबसे कुशल कलाकार, मुख्य रूप से जो कॉलेज और स्कूलों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक कला, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्रों का, लोक नृत्यों का, शिल्प कला, योग, मेडिटेशन, कितनी ही विधाएं हैं जिनको लगातार युवा विकास के योगदान के लिए हमेशा स्पिक करके प्रेरित करता रहता है। और काजल जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि हर साल हम लगभग 1000 शहरों में 1500 से भी ज़्यादा संस्थानों में 5000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में करते हैं। क्या और ये सभी कार्यक्रम हमारे स्वयंसेवकों, सब वॉलंटियर्स के दम पर होते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर आप जैसे यंग छात्र, शिक्षक, गृहिणियाँ, सेवानिवृत्त लोग, पेशेवर, युवा, बुजुर्ग, आयोजक, हर तरह के लोग हैं जो जुड़ते हैं। और स्पिक में की एक निष्काम सेवा है, स्वयं सेवना की भावना से प्रेरित है और बिना किसी उपेक्षा के निस्वार्थ भाव से इसमें लोग जुड़ते हैं, जो कि आज की दुनिया में एक बेहतर इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा की पौराणिक जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसके अंतर्गत हमारी कितनी स्कीम्स हैं। इसके अंतर्गत स्टूडेंट गुरु के सानिध्य में रहकर ना जाने कितनी ही गुणों को सीखता है। लेकिन इसी के साथ मैं गलतफहमी है लोगों को कि गाना बजाना है। हम लोग बिल्कुल भी जितना भी आयोजन हो रहा है, उसके पीछे एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी हमारा फोकस नहीं है। ना कि उन बच्चों को कुछ सिखा देना है कि वो स्पिक मैके के प्रोग्राम में आएंगे तो क्लासिकल म्यूजिक या डांस या कोई और विधा सीख लेंगे। नहीं, इसका उद्देश्य एक अमूर्त है, एक मिस्टिकल है। इसका अर्थ यह है कि ये विभिन्न माध्यम है, संगीत, नृत्य, कला, इसके माध्यम का एक्सपोजर देने का प्रयास किया है किरण सेठ जी ने। इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा विजन, उस सोच से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैं तो अपने आप को इस बचा ही नहीं पाई और निरंतर बहती चली गई और अपना थोड़ा-थोड़ा, एक-एक बूंद देती हूँ और बहुत खुद आनंदित रहती हूँ और खुद कितना सीख रही हूँ। मेरे में अपनी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया है। ये संस्था, ये विधा आपको अपने से जोड़ती है। यू विल बी अ रिफाइंड पर्सन, दिस इज़ व्हाट आई फील। आपको धैर्य आता है, आपको विश्वास आता है, आप रुक जाते हो। पता है, ये जितना आजकल स्ट्रेस है ना, लॉकडाउन में मैं इतनी पॉजिटिव रही, उसका सारा श्रेय स्पिक मैके को जाता है और मैं इंस्पायर करने की कोशिश भी करती हूँ सबको। जी, लेकिन आप स्पिक मैके से आने, आप स्पिक मैके में तो हैं ही, लेकिन आप खुद में अपने आप में एक शख्सियत हैं। आप एक, आपका जो बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में मैं चाहूंगी आप जरूर, क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड से भी रही हैं और वो हाँ, किस तरह से आपको सारा आपकी चैलेंजेस आपकी लाइफ के, वो मैं चाहूंगी आप हमसे साझा कीजिए। हाँ, बिल्कुल। मेरी शिक्षा सारी दिल्ली में ही हुई। मैंने एजुकेशन में और लिटरेचर में मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने दिल्ली में ही शिक्षा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब शुरू की, लेकिन मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी। ही स्टिल वर्किंग इन ए होटल इंडस्ट्री, तो हमें जाना पड़ गया काठमांडू। जी, तो वहाँ हमें 5 साल मैं रही। नया देश था, संस्कृति नई, भाषा नई, और मैं भी पहली बार दिल्ली से बाहर निकली थी ऐसे पूरा बच्चों के साथ। और जाते ही बहुत मुझे अजीब लगा कि नया है सब कुछ और अपना देश छोड़ के थोड़ा डिस्टर्ब रही, लेकिन फिर इतने अच्छे से समा गई दूसरी संस्कृति को। मैंने वहाँ जाके स्कूल में काम किया। वहाँ स्पिक मैके तो नहीं था, बट मुझे एक्सपोजर मिला, यानी देखने को मिला, काफ़ी खुल गया दिमाग। और वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र हुई बनारस। जी, बनारस में मैं वाइस प्रिंसिपल थी एक स्कूल में। वहाँ पे हमारे स्कूल में मुझे स्पिक मैके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का ज़िम्मा दिया गया। और वहाँ पे मैंने जब पहली बार, मुझे याद है, सोनल मानसिंह जी का प्रोग्राम था, जी, और जब वो आई और बच्चों को नीचे बिठा दिया गया और वो नृत्य करके चली गई, उसके बाद मुझे दिमाग में लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत एक छोटे बच्चों को स्कूल में, तो इवेंट होती है तो आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल इवेंट, कमर्शियल इवेंट कैसी होती है, मेरे दिमाग में वही था। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग आई कि अगर इतना बड़ा गुरु आके बच्चों को सिखा सकता है, तो इससे बढ़िया हमारे देश में इससे अच्छी कोई भी संस्था नहीं हो सकती। तो वहाँ मैं इम्प्रेस हुई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुई थी। तब तो मुझे ड्यूटी लगता था कि 25-30 प्रोग्राम कराने हैं, आर्टिस्ट ने कहाँ रुकना है, कहाँ पे ग्रीन रूम होगा, क्या खाने का अरेंजमेंट करना है,
पूरी व्यवस्थाएं जो देखनी पड़ती हैं उसी में बिजी रहती थी। तो प्रभावित तो थी लेकिन अपना मैं योगदान नहीं दे पाती थी। फिर उसके बाद हमारी दिल्ली ट्रांसफर हो गई। मैं 2001 से 2005 तक रही। 6 में मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया। वैसे ही वो तो ज़िंदगी बहुत भागम-भाग की होती है, उसमें आपके अपने इंटरेस्ट के लिए कोई समय नहीं बचता और वो ज़रूरी भी होता है एक आपकी लाइफ में। आप उस पार्ट में जीते भी हो और वो चाहिए भी होता है। उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि आप अपनी जो आपके बुझे हुए सपने होते हैं, उसमें आप रंग डालना चाहते हो कि मुझे म्यूज़िक शुरू से बहुत पसंद है। मैं कहीं भी खड़ी हूँ, चाहे वो किचन हो, चाहे सुबह उठ के मेडिटेट करना हो या कहीं अकेली बैठी हूँ, तो लैपटॉप पे भी काम कर रही हूँ, तो मेरे पीछे कहीं न कहीं म्यूज़िक हमेशा बज रहा होता है और वो क्लासिकल म्यूज़िक ही बज रहा होता है, जो कि आपको ईश्वर से भी जोड़ता है और आपके अंदर एक शांति का संचार भी करता है। संगीत से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ आके एक मीटिंग में मेरी डॉटर मुझे लेके गई, डॉक्टर सेठ, मुझे अखबार में एक जगह मुझे लगा कि यहाँ मीटिंग है, वहाँ गई, मैंने डॉक्टर सेठ को देखा, तो मुझे याद आ गया ये तो बनारस वाले सर हैं, हमारे यहाँ विरासत हुई तो सर आए थे। लेकिन सर की एक पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक है ना, कि आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। उनका सपना, उनका एक ही चीज़ को लेके 43 वर्ष से एक ही काम करना। और हर एक छोटे से छोटे बच्चा हो, चाहे वो वॉलंटियर, चाहे वो बूढ़ा हो, हर एक को बात सुनना, समझाना, सीरियसली रखना मुझे बहुत प्रभावित किया। तो उससे मेरे को बहुत, मैं अपने आप को बचा नहीं पाई और वहाँ मुझे शैल जी हैं, ऑनलाइन नमस्ते उनको। शैल जी, मेरे को उनकी बात याद है, वो मेरे पास ही बैठे थे फर्स्ट मीटिंग में, तो मैंने उनको बोला, वो बोलते आपको एक ना मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि फिर मेरा विजिटिंग कार्ड, तो उन्होंने ही मुझे बोला था, अभी कुछ काम तो करो, आते ही विजिटिंग कार्ड मांगोगे क्या? तो तो मुझे याद है, तो आज वो मुझे कभी भी मिलते हैं, वो कहते हैं सुमन तुमने प्रूव किया। और मैंने सोचा फिर किरण जी के साथ काम करते पता ही नहीं लगा ये यात्रा कहाँ चलती गई। और एक दिन किरण जी के साथ मैं जा रही थी रुड़की, आईआईटी रुड़की प्रोग्राम था, वापसी में आते हुए मैंने बोला, किरण सर मीडिया जरा दिल्ली में हमारा ढीला चल रहा है, हमारा स्पिक मैके का मीडिया कौन देख रहा है? कह रहे कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा नहीं, मैं बनारस में तो बहुत अच्छे से करती थी, छोटी सी इवेंट एक होती थी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो कह रहे हैं आप करो, जैसे उनकी आदत है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं मीडिया का, कुछ नहीं, लेकिन पैशन मुझे चढ़ गया उस दिन से कि नहीं मुझे करना है। और मैंने उसको धीरे 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 संभाला, सीखा, पढ़ा, रिसर्च की कि क्या होता है मीडिया, कैसे रन करता है, व्हाट इज अर्न मीडिया, व्हाट इज पेड मीडिया। उसमें मैंने धीरे धीरे, मेरे हाथ में बहुत अच्छा मकसद था स्पिक में के। तो किसी आप अच्छी चीज को, वैल्यूएबल चीज को लेके कहीं जाते हैं तो आपकी सुनवाई होती है। तो उसमें मुझे सफलता मिली और बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं मेरे पास, जो हर साल मैं उनको थोड़ा-थोड़ा सिखाती रहती हूँ और वो मेरा हेल्प करते हैं और हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बस यही छोटी-सी यात्रा है, कुछ नहीं है इसमें ख़ास, कोई भी जुड़ सकता है। ये ब्यूटीफुल, सबसे इट जरूरी इज़ ब्यूटीफुल। सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो आज के यंग जनरेशन को भी समझने की ज़रूरत है, वो है कि पैशन। आप में पैशन था तभी आप उस जर्नी को तय करके यहाँ तक पहुँची। मुझे जी। लगता है पैशन बहुत ज़रूरी है। आपका क्या अनुभव रहा है? आप क्या कहेंगी इस बारे में? जो यंग जनरेशन हमें देख रही है, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, पैशन तो एक कहते हैं ना बैकबोन, दैट इज़ वेरी हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ काजल जी, पैशन के बिना जीवन ही नहीं है। पैशन और कमिटमेंट, पता है? ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। जी। आजकल के बच्चों में पैशन तो नज़र आ रहा है, कमिटमेंट की थोड़ी कमी है। मुझे लगता है ये मेरे संस्कारों में थी, क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल वाला था। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं 3 साल की, और मेरी मदर भी बीमार ही रहती है अमूमन, मैंने उनको कभी याद भी नहीं है कि कभी चलते देखा हो, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मैं शुरू से ही एक चैलेंज को लेके कि और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ और वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल लाइफ़ थी और अपना मस्त था। बस अच्छे घर में शादी करना ही एक तरह से मकसद था, लेकिन मेरे ब्रदर जो, उनकी अभी-अभी डेथ हुई, बहुत मेरे को उन्होंने जो प्यार, जो मेरा सँभाला है, मैं कभी, अभी कोरोना वायरस के टाइम में ही मेरे बड़े भाई, मेरे पिता की मृत्यु हुई है, जो कि मेरे अभी दिल से वो दुःख निकल नहीं पा रहा है। उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, पढ़ाया, वो कहते थे तुम्हारा क्या दिल है? हमारे खानदान की
मैं पहली लड़की थी जो कॉलेज गई, पता है, रेगुलर कॉलेज। तो वो मुझे एडमिट कराने गए। पहली लड़की थी जिसने जॉब की, पहली लड़की थी जिसने कहा कि मुझे बिज़नेसमैन में शादी नहीं करनी, मेरे को सर्विस क्लास में जाना है। यानी चैलेंज लेती थी कि देखा जाएगा जो होगा। तो वो पैशन ड्रिवन ही था मुझे लग रहा है। और ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरे फैसले होते गए और मैं चलती गई। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैं डरी नहीं मुश्किलों से। मैं हमेशा मैं फेस करती थी। नहीं, मैं जीवन तो यही है, हर एक का, हर औरत का, हर इंसान का, मेरा ही नहीं है, सभी का ऐसा होता है। स्ट्रगल तो करना ही चाहिए, जीवन इसीलिए बना है। और स्ट्रगल के में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके जो साधन है, जो आपको माहौल मिला है, जो आपके पास जितना पैसा है, आपकी जैसी फैमिली है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना और उसी को बेटर बनाना। ये लगता है कि मैंने किया। आप उसको पैशन कह सकती हैं, लेकिन स्ट्रगल और हार्ड वर्क था बहुत ज़्यादा। दिन-रात काम करना। स्पिकमैकी के लिए भी मुझे याद है मैं ढाई-ढाई बजे तक बैठ के मेल करती हूँ। रही शुरू के दिनों में, अब तो मेरे पास बहुत वॉलंटियर हैं। तो बेस बनाना पड़ता है ना हर चीज़ का। एक बार आप बेस बनाइए, तो जीवन में भी ऐसा ही है। अब संस्कार, अब जैसे हमारे स्पिकमैकी में किरण जी ने हमें सिखा रखा है, कोई इवेंट होती है तो बाहर बच्चों को चप्पलों की लाइनें लगाई जाती हैं। एक छोटी-सी बात है। तो वो एक छोटा-सा अनुशासन है, लेकिन वो हम सबको, आप हमारे सारे वॉलंटियर्स को आदत है। वो आप में एक ऐसी भावना क्रिएट करता है कि मुझे अपने जीवन को, अपने आस-पास के माहौल को व्यवस्थित रखना है। इसी तरह से स्पिकमैकी का बड़ा एक डीप मीनिंग है, जो हिडन है, अमूर्त है। बहुत सही बात कही है आपने। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है वो यही है कि एक तरह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अगर आप काम करोगे तो वो सबसे, और हाँ, डेडिकेशन के साथ बिल्कुल। काम करोगे, वो आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी वहाँ पे। और स्ट्रगल तो है ही, और अगर स्ट्रगल से डर जाओ तो फिर आप कहाँ सफल हो। डेडिकेशन, सिंसियरिटी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना। तो बिल्कुल। मैं चाहूंगी कंफर्ट आपकी ज़ोन आप से तब निकलने की बात आप कहेंगे तो स्पिकमैकर का इतना पैशन है कि जब कोई काम होता है ना, कहीं मीटिंग में जाना है, मंत्रालय पहुँचना है, हम देखते नहीं, गाड़ी है, बारिश है, धूप है, मेट्रो है, ऑटो है, कुछ भी हो। और अगर हमें किसी फैमिली फंक्शन में जाना, हम 10 नखरे करते हैं, नहीं आज ड्राइवर नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। ये नेचुरल है, जी, मुझे लगता है। ये मैं ये बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, ये नेचुरल है। आपको पैशन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पैशन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो। अगर आपका पैशन हो, आप दिल से अगर कुछ कर रहे हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही पक्का। कितनी मुश्किलें आएँ, भले ही हाँ, कितनी मुश्किलें मिलती आएँ। है। बिल्कुल, तो सच्चाई के साथ हो ना, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए होंगे आपकी लाइफ में, जो आप मैंने आपसे सुने भी हैं। तो मैं चाहूँगी उन इंसिडेंट्स को आप यहाँ बहुत शेयर करो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव स्माइल है, बहुत ही पॉजिटिव स्माइल है आपकी। और ये तभी होता है जब आप अंदर रूह से पॉजिटिव होते हैं, तभी वो आपकी स्माइल, कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो बिल्कुल आप पे लागू होती है वो वाली बात। हाँ, ये ऐसा मंच है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि लोग सोचते होंगे सुमन को संगीत बहुत पसंद है इसलिए स्पिकमैकर से जुड़ी, नृत्य बहुत पसंद है इसलिए जुड़ी, इसलिए कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ काजल जी, मैं स्पिकमैकर से जुड़ी हूँ। मुझे डॉक्टर सेठ ने इम्प्रेस किया, इतना उनकी पर्सनैलिटी ने ना। मैं उनसे उनके पैशन को, उनके सपने को पूरा करने में अब सहयोग देना चाहती थी, चाहे वो थोड़ा-सा ही था, इसलिए मैं स्पिकमैकर से जुड़ी हूँ। क्या और बात इसी में इंसिडेंट मैं स्पिकमैकर की बताऊँगी आपको, जो कि मेरे को जी, कभी भी भूलती ही नहीं है कि किरण जी हम लोगों को मीटिंग में ड्यूटीज़ देते हैं सबको, तो अभी आईआईटी में करीबन 3 साल पहले हरि जी का प्रोग्राम था, विरासत थी। तो हम लोगों को, उषा मैडम है हमारे साथ, रश्मि है, चारू है, सब लोग हैं। हम लोग मिल के व्यवस्थाएँ करते हैं, कोई आर्टिस्ट केयर देखता है, कोई फंड-रेज़िंग देखता है, कोई ट्रैवल देखता है आर्टिस्ट का। हम सब दिन-रात काम करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, प्रेस रिलीज़ बनाते हैं, मीडिया को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उसी दौरान जब हरि जी का प्रोग्राम था तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगी कि आपको जाके कोऑर्डिनेट करना है। हम लोग ड्यूटीज़ लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात कर रही है ना? हरिप्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया जी की। चौरसिया जी, जी, तो जी। उस दिन मेरी ड्यूटी लगी, उषा जी की शायद थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं गई, मैं 2 घंटे पहले पहुँच गई, वहाँ जाके दरियाँ बिछाना, फूल लगाना, उनका ग्रीन रूम चेक करना, बहुत डर लगता है, इतने बड़ी हस्ती हैं, आ रहे हैं हमारे।
मेहमान आते हो तो हर कोई डरता है ना कि सब जी, चीज़ें जी। ठीक हों, टेंशन होती है। दौड़-दौड़ के हम कभी कॉर्पोरेट रूम ऊपर जाके चेक कर रहे हैं, ऊपर से कुछ मुझे उनके इंटरव्यूज़ भी कराने थे, मीडिया भी इंतज़ार कर रहा था, दीदी की टीम बैठी थी। प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया, वो तो ख़ैर मेरे फ़ेवरेट हैं। उनसे मैं हमेशा ही प्रभावित रहती हूँ, इतने सरल इंसान हैं, इतने बड़े और आपको 1 मिनट में कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनका प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया बजाया उन्होंने, विवेक सोनार जी भी थे और देवप्रिया जी भी थीं, तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम के बाद मैं बैठी हुई थी हॉल में ही और हमारे यहाँ आपको पता है फ़ोन बिल्कुल साइलेंट होते हैं, फ़ोन अलाउड नहीं होता, ताकि तन्मयता के साथ उसको महसूस किया जा सके, आप जुड़ सकें, आप आर्टिस्ट की माहौल को जो कितनी साधना की होगी गुरुजी ने, देखिए आप, कितने बरसों की हम लोग तो बहुत धन्य समझते हैं कि हम उनको सुनते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, तो अनाउंसमेंट हुई कि सुमन जी आप स्टेज पे आके हरि जी का स्वागत करें। काजल मैं बता नहीं सकती, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने आप को बहुत धन्य समझा कि इतने बड़े शख्सियत को स्वागत ऊपर मेरे को बुलाया गया। मतलब हमारे सर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है और फिर लगता है कि आपकी मेहनत धन्य है। बिल्कुल। और उन्होंने जो बात कही वो मेरे को इतनी इम्प्रेस कर गई पास, वो बहुत मज़ाक करते हैं। जब मैंने उनको कुछ पकड़ाया तो कहते हैं ये नोटों की गड्डियाँ हैं ना, वो मुझे एकदम लाइट कर दिया उन्होंने कि स्ट्रेस में जितनी है, हँसा दिया मुझे इतना। तो जो इंसिडेंट बहुत ही अच्छी है। क्या बात, क्या बात। तो आप सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी किसको मानती हैं? कि मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट, और ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारा आपने अचीव किया है अपने काम के ज़रिए। तो आप क्या समझती हैं कि किसको कहेंगी नहीं, कि ये नहीं, मेरी अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट कहाँ आई जीवन में, नहीं, नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है काजल जी। कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं छोटी-सी एक वॉलंटियर हूँ, काम करती हूँ, अभी कहाँ अचीवमेंट है, अभी तो यात्रा बहुत बाकी है, अभी तो कुछ नहीं सीखा, अभी तो नहीं है, मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, मानती अपने आप को। अब अभी बहुत जी, 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 कहिए, कहिए। अभी अचीव करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना मेरे को अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। मेरे को बहुत पीड़ा है, हमारे इतने सारे कलाकार हैं, उनकी हुँ, परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही, सब इवेंट्स बंद हैं और जी। को ओ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि जो यहाँ आपका तक कि उनको इनिशिएटिव चल रहा है सेव द हाँ, आर्टिस्ट करके आप एक इनिशिएटिव हाँ, भी कर रही हैं, उसके बारे में हाँ, भी जानना चाहूँगी। हाँ, सेव द आर्टिस्ट मेरा इसी भावना से प्रेरित है कि किसी तरह से मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, जितना कर पाऊँगी वो ऑनेस्ट होगा। जैसे मुझे पता लगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लोग हमारे फ़ोक के हैं जो कलाकार, वो यहाँ तक कि सब्ज़ी बेच पा रहे हैं, चप्पलों का ठिया लगा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को बेच रहे हैं। मेरे को इतना दर्द हुआ ना, ये बात सुनकर और तो और प्राकृतिक आपदाएँ बहुत आई। तो यानी बंगाल में देखो तूफ़ान आया, कहीं बाढ़ आ रही है, घर टूट रहे हैं, तो वो लोग टेक्निकली भी इतने साउंड नहीं है कि अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर पाएँ, नेट पर डाल पाएँ, बेच पाएँ। तो हमारे क्राफ्ट आर्टिस्ट हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको कॉन्टैक्ट करती हूँ, उनका वीडियो मँगाती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स मँगाती हूँ, उन पे एक लेबलिंग करती हूँ रेट की, फिर उन्हीं का फ़ोन नंबर लेके फिर मैं डालती हूँ उस प्लेटफ़ॉर्म पर ताकि लोग चाहे वो मास्क हों, चाहे वो उनके प्रोडक्ट्स हों, ताकि लोग मैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में, बड़े-बड़े नेटवर्क्स में डालती हूँ, और वहाँ से वो डायरेक्ट आर्टिस्ट को कॉन्टैक्ट करते हैं और शायद उनका सामान बिकता होगा। और उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने अभी जिनेंद्र जी को बुलाया, फिर डिस्कस किया। बस ये छोटा-छोटा प्रयास है, आप अपना एक-एक बूँद देते रहिए, घड़ा भरेगा। जैनेंद्र जी आकाशवाणी की गोल्डन वॉइस, उन्हीं की हाँ बात कर जी, रही हैं ना आप? हाँ, जी, उनका बिल्कुल। बहुत सहयोग है मुझे उस इनिशिएटिव में और वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा काम है ना, सच में ये काम बहुत अच्छा है कि जो बहुत आप ही कर रही हैं सेव द आर्टिस्ट, सच में बहुत अच्छा बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है, खासकर इस वक्त जब हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा बहुत कि मुश्किल है, आर्टिस्ट के पास चैलेंजिंग है लोग चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत और सारे हम तो कुछ करेंगे बहुत उनकी मेहनत है पता है? कितनी जी, मेहनत है वो। बिल्कुल, 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 और फ़ोक को तो हम सबने मतलब इसको ख़त्म नहीं होने देना। हम सबको जो थिएटर, जो किसी भी परफ़ॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, सबको आगे आकर एक तरह से मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन फ़ोक आर्टिस्ट की जो देहात में रहते हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं चाहूँगी जो भी आपसे जुड़ना चाहे, वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? ये बहुत आप आसान है, ये तो इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, हमारे 3000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ऑल ओवर हैं, आप वेबसाइट में जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं एज़ ए वॉलंटियर और आप किसी भी
मॉड्यूल में, आई मीन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंटरेस्ट है, मीडिया में इंटरेस्ट है, फंड में है, वेबसाइट में है, टेक्निकल में है, आर्टिस्ट केयर में है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, सबके डिफरेंट हेड्स हैं, तो आप किसी में जुड़कर और अपने आप को उसमें बेस्ट बना सकते हैं धीरे धीरे। तो ये आप स्पीक मैकी की बात कर रही हैं, लेकिन मैं सेव द आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा, सेव द, हाँ सेव द आर्टिस्ट। अच्छा, सेव द आर्टिस्ट में मैं डायरेक्ट आप लोगों को किसी भी तरह से बिल्कुल उपलब्ध हूँ। आप मुझे मेल करिए, आप हैशटैग में देखिए सेव द आर्टिस्ट, आप मुझे, मैं आपको आपका इंटरव्यू लूंगी, आपको आपका वीडियो डालूंगी, आपके प्रोडक्ट्स डालूंगी, और आप अपील करूंगी लोगों से कि आप कॉर्पोरेट हो चाहे सरकार हो, कोई ना कोई मदद के लिए आने के लिए तैयार होगा। और आप घबराइए नहीं, ये समय खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, हम फिर से स्टेज पर जाएंगे, फिर से हम आपको बुलाएंगे, फिर से 4 चांद लगेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए। क्या बात, क्या बात। हमारे रूबरू थिएटर के ग्रुप के कुछ रंगकर्मी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आभा सबसे पहले कौन आ रहे हैं स्क्रीन पे बात करने के लिए, उनको प्लीज भेज दीजिए। जी रितु जी, रितु जी अपना माइक ऑन कर दीजिएगा। नमस्कार सुमन जी, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है और हम महिलाओं के लिए एक मिसाल भी हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी हमसे जुड़े और उससे सीखे। रितु जी, यही प्रयास तो स्पिकमेक के कर रहा है। इसको हमें शिक्षा के थ्रू ही हम जोड़ सकते हैं। जैसे बचपन से ही बच्चे को अच्छे संस्कार और विधाओं का, नृत्य का, कलाओं का एक्सपोज करना। आप देखिए कितना बड़ा हमारा देश है, कितनी तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वस्त्र हैं, रंग हैं, अब यानी आभूषण हैं। आप देखिए ऋतु जी, ये काजल कितने सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनती हैं, बिल्कुल। हर चीज आप देखिए ब्यूटी है हर चीज में। तो वही मैं उसी का धीरे धीरे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हर स्टेट का अलग अलग सब कुछ डिफरेंट है और बहुत अनेकता में एकता है। तो ये बच्चे अपनी संस्कृति का ज्ञान हमें बचपन से देना पड़ेगा, एक्सपोजर तो देना ही पड़ेगा ना, तभी वो जुड़ पाएंगे। और जब हम क्या करते हैं कि देखिए स्पिकमेक में जब कोई प्रोग्राम हो रहा है, 2 घंटे तक कोई आर्टिस्ट अपना मस्त होकर बजा रहे हैं और बच्चे सामने बैठ के उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी। तो उसके पीछे ये मकसद नहीं है कि आप वो सीख लीजिए, उसके पीछे मकसद है कि आप में वो धैर्य आए, आप में वो साधना आए, आप में वो लगन आए, जो कि आती इतनी जल्दी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये जब आएगा तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। अभी भी बहुत स्ट्रेस है उनको, पता है, मुझे उन पे भी तरस आता है, इतना डिस्ट्रैक्शन। आजकल देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं कि 6 घंटे 7 घंटे बच्चे बैठते हैं, कितना मुश्किल है ना उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रेस है बच्चों पर। तो नई पीढ़ी का भी हमें सोचना पड़ेगा, हमारी तरह नहीं है वो, उनकी प्रायोरिटीज भी हमसे अलग हैं, उनकी स्ट्रगल हमसे ज्यादा है, उनका कंपटीशन हमसे ज्यादा है। तो उसमें सहयोग देने के लिए इन कलाओं से जुड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उससे वो धैर्यशील होंगे और अपने देश की सब कलाओं को जान पाएंगे और अपनी हेरिटेज को बचा पाएंगे, जो कि बहुत बृहद है, बहुत ही प्यारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारे अगले रंगकर्मी हैं वो भी स्क्रीन पे आ जाएं। जी श्रद्धा आ गई। हेलो श्रद्धा। श्रद्धा ये हमारी रूबरू थिएटर ग्रुप की रंगकर्मी। नमस्ते बेटा। मैं ठीक हूँ बेटे, आप कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ। घर में ठीक है? आप अकेली अब वर्क फ्रॉम होम ही है? हाँ मैम, आजकल वर्क फ्रॉम होम है। मैम के साथ हम लोग थिएटर करते हैं, बट आजकल लॉकडाउन में हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज ही कर रहे हैं अभी। ये बहुत अच्छा है। मेरा वही एक क्वेश्चन है मैम कि आप बनारस में रहे हैं और आपने वहाँ पे गंगा आरती का आपने स्टार्ट करवाया, वो कैसे? वो एक कैसे आपने कराया, वो मैं जानना। हाँ, वो तो तुमने मेरे एक ऐसी रग पे हाथ रख दिया है ना कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बनारस में मेरे को वो आरती हम लोग सुनाई दे रहा है बेटे? मेरी आवाज आ रही है? ये 2001 की बात है बेटे, जब बनारस में मेरे हस्बैंड ताज में थे और
वहां पे हम लोग मैं भी एक विद्यालय में थी, तो ये डिस्कस करते थे आके कि गंगा बहुत गंदी है और वहां पे बहुत कचरा रहता है, कैसे ठीक किया जाए। तब आरती नहीं होती थी, तो ये अपने बॉस के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमें उसकी ना सफाई का कार्य करना है। तो सफाई के कार्य को इन्होंने पंप लगवाए, ताज होटल के स्पॉन्सरशिप के साथ सफाई का प्रयास किया, बट वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि इतने बड़े जनरेटर्स लेके चलना। तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, डायरेक्टर इंजीनियरिंग स्टिल। तो वो कहते हैं कि मैंने सुमन क्या करें बताओ। तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस आप कह सकते हैं कि बड़ा क्लासिकल सा है। मैंने बोला एक बात है, अगर यहाँ पे शाम को कोई कार्यक्रम रख दिया जाए ना तो सफाई हो सकती है। तो कहते हैं वाह बहुत बढ़िया आइडिया, मैं अपने बॉस के साथ जाके बात करूंगा। तो वो अगले दिन ऑफिस मॉर्निंग मीटिंग में गए, तो वहां जाके बोलने लगे सर, उनका नाम था मिस्टर बिहाल, जीएम इन नाउ आई थिंक जोधपुर या कहीं, मैं पता करके बताऊंगी। तो उनके साथ सुबह उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ कह रही थी कि यहाँ पे ना कुछ कार्यक्रम अगर शुरू कर दिया जाए तो सफाई रहेगी। तो कह रहे कहाँ से भाई इतना पैसा, आरती का मतलब है। मैंने कहा हाँ, आरती अगर हो जाए ना तो वो कहते हैं बात करते हैं जाके गंगा सेवा निधि वालों से। उन्होंने जाके बात की, उन्होंने कहा जी आप आरती शुरू करिए कल से, तो यहाँ सफाई रहेगी। कह रहे हैं आप तो ताज वाले हैं, चले जाएंगे, यहाँ की आरती कौन कराएगा, ये आरती तो हमारे बस की नहीं है। तो मेरे हस्बैंड और मिस्टर बिहाल ने स्पॉन्सरशिप दिया 10,000 रुपया महीना, और वहां 5 पंडित को, संस्कृत महाविद्यालय के 5 पंडितों को बुला के छोटी सी आरती शुरू कराई। और वो आरती लोग देखने आने लगे, उस वजह से वहां सफाई होने लगी रोज, और पाइपलाइन परमानेंट फिट कर दी गई। और वो आरती करते करते आज वो आरती इतनी बृहद है, और मुझे इतना गौरव है कहते हुए कि वो आरती मेरे हस्बैंड ने, मिस्टर बिहाल ने और मेरे आइडिया से शुरू हुई, और मैं बहुत ब्लेस्ड। कभी मैम सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आरती मैं देख रही हूँ उसके स्टार्ट करने वालों से कभी मिल पाऊंगी। ऐसे मतलब ये इतना बड़ा बेटे मैं ऐड भी करना चाहती हूँ। अभी मैं पिछले साल वहां गई थी, तो वहां पे मिश्रा जी की तो डेथ हो गई, जिन्होंने स्टार्ट कराई थी। उनका बेटा था, उनके बेटे को पता लग गया कि मिसेस डूंगा आई हुई है। इट्स नॉट ऑफ स्पिक मैक, इट जस्ट ऑफ आई वाज, मेरा ना इंक्लाइंड ही मेरा सोशल वर्क ही रहा है। मेरा दिमाग उसी तरफ चलता है ज्यादा। मतलब आप जब मन से सोसाइटी के बारे में सोचो तभी आप सोशल वर्क कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उसको पता लग गया मैं आई हूँ। तो तुम्हें बताते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उस दिन 5,000 लोग थे आरती में, और उस दिन अनाउंस किया गया कि सुमन मैम आरती करेंगी, और वो मैंने आरती की, मेरे पास वीडियो है। मुझे इतना मेरे आंख बंद करके, मेरे जीवन का वो सबसे बहुमूल्य क्षण था जब मैं वहाँ गंगा आरती सिंगल लेडी करा रही थी। जस्ट बीइंग ऑफ, मतलब 20 साल पुराना, 15 साल पुराना मेरे को काम किया हुआ। हाँ, तो मेरे को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ मैं अपने आप को इस बात के लिए, और मैं फिर दोबारा जाऊंगी वो आरती। मेरा बहुत मन है दोबारा बनारस जाने का। थैंक यू बेटे, तुमने सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा आज मेरा। हमारे नेक्स्ट रंगकर्मी पंकज कुमार, पंकज हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। हाँ, हेलो पंकज। नमस्ते मैम। मैम मैं तो बस यही पूछना चाहूँगा कि आपको आपके काम में कभी एज ए लेडीज आपने जो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आई कि हाँ भी ये तो लेडीज हैं, इनसे नहीं होगा, या क्योंकि हमारी महिलाओं को किसी भी काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में ना बहुत ज़्यादा सोचा विचारा जाता है। आज भी ये होता है कई फील्ड्स में। तो क्या आपको ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं अभी भी? अभी भी या पहले का बताऊं? पहले का भी बताइए और अभी का भी बताइए। अभी तो नहीं होता। अभी तो मैं मर्दों के बराबर हूँ, कोई अलग नहीं है, मर्द औरत सब बराबर है। ये आपके मिलजुल के ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक रहे आपने मेरे अंदर ईको हो रही है आवाज प्लीज, आप माइक बंद करें। हाँ, मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर बीमार रहती थी, तो मेरे पापा की जो पेंशन मिलती थी, तो मुझे याद है मैं 10 साल की थी, मैं बैंक जाया करती थी उनकी पेंशन लेने। तो मुझे याद है मैं काउंटर तक पहुंच भी नहीं पाती थी, और मैं बैंक के सारे काम करती थी यानी, और कॉलेज जाना, और शुरू से ही बिल्कुल अपना बिंदास थी।
तो वो एटीट्यूड ही शुरू से मेरे में रहा और मैंने कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की पुरुषों के साथ। मैंने कंधे से कंधा मिलाया, चाहे वो मेरे हस्बैंड थे या मेरे साथ अभी इतने सारे वॉलंटियर्स हैं। मुझे महिला होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मेरे पति 2 साल 4 साल तक बाहर रहे। मेरी 2 बच्चियां हैं मेरी, पारुल और छवि। और मैं जॉब भी करती थी, गाड़ी चलाना, घर का राशन भी लाना, समाज के भी सारे पारिवारिक भी काम करना, बच्चों को लाना, छोड़ना, पता ही नहीं लगा। मुझे लगा ही नहीं मैं औरत हूँ या पुरुष हूँ, सब काम करती थी। तो मुझे एज़ सच कभी प्रॉब्लम हुई नहीं एज़ ए औरत। क्या एक्सेप्शन ही नहीं, होगा ये? औरत को तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं। मैं ओवरकम काफी करती हूँ। जो मैं और फाइटर। ओके। अगर मेरा पॉइंट ठीक है तो मैं अपना रखती हूँ पॉइंट कि ये है, नॉट लाइक दिस। लॉजिकली अपना पॉइंट रखिए ना, आप जीवन में ठीक से रखिए। वाई झगड़े से ही क्यों? आप उसको सिद्ध करिए ना कि आप ये कर रहे हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है। चलिए मिलके करते हैं। ये बोलती हूँ मैं। तो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी आभा है, अब आभा आपसे एक सवाल पूछेंगी। आभा, हेलो मैम। हाय आभा, कैसी हो बेटे? मैम मैं सही हूँ, आप कैसे हो? तो मैम मैंने ना स्कूल में भी स्पिक मेके में पार्ट लिया हुआ, मतलब हमारा स्कूल भी लेता था, तो तब से मेरे को इसके बारे में पता है एंड आई एम सो मच फैसिनेटेड अबाउट दिस थिंग। तो मेरे को आपसे ये पूछना था क्योंकि मैंने देखा है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है कोई भी कल्चरल इवेंट के पीछे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम तो फिर हम ठीक है, हम पार्ट लेते हैं, हम फिर बस अपनी डांस परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं और हमारे लिए सब कुछ, जब हम आपके यहाँ करने आते हैं फंक्शन या कुछ भी अपनी कला दिखाने, तो इतने अच्छे से हमें ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है। तो उस परफेक्टनेस के पीछे का क्या राज है? मतलब इतने अच्छे से जो आप ऑर्गेनाइज करते हो उसमें कितनी मेहनत लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, और यही सार है स्पिक मैके का। कहते हैं ना कि किरण जी कहते हैं कि स्पिक मैके के हाथ और कंधे हैं उसके वॉलंटियर, ड्राइव फोर्स है। एक से एक वॉलंटियर्स हैं जो मिलजुल कर कोई इवेंट, हम लोगों के आपस के कोई डिफरेंस हो वो मैटर नहीं करते। जब कोई इवेंट आ जाती है हम सब एक हो जाते हैं, पता है? जैसे एक परिवार में भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन सब ओवरकम कर लेते हैं। इसमें मैं बताती हूँ कि जैसे कोई इवेंट फिक्स हुई, हम लोग डिसेंट्रलाइज है पूरी टीम। हमारे यहाँ पूरा पोस्टर बनेगा, पोस्टर की टीम बनाएगी, उसके बाद कंटेंट बनता है, उसके बाद आर्टिस्ट को फिक्स किया जाता है, वो टीम अलग है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो। फिर आर्टिस्ट का ट्रैवल है, फिर आर्टिस्ट के ग्रीन रूम को देखना है, फिर आर्टिस्ट का फूड है, क्योंकि जब आप इतने बड़े इंसान को बुला रहे हो तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते, हर चीज को परफेक्शन के साथ करना पड़ता है। कहते हैं ना कि जब आपके घर हाथी आने वाला हो, राजस्थान वगैरह में, तो कैसे घरों को सजाया जाता है, आपको दरवाजे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। उसी तरह से हमारे दिग्गज जो कलाकार हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इतने बड़े बड़े महान कलाकार हैं कि जिनके साथ स्पिक मैके उनके बिना अधूरा है। उनको बुलाने के लिए तो हमें पूरी टीम जुट जाती है, फिर पूरा कोऑर्डिनेशन होता रहता है एकदम फोन पर। आप ही के जैसे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी ही उसको संभाल रही है। हम लोग तो किनारे खड़े हैं। हम लोग नदी और हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं, पता है, बैंक एंड रिवर्स। तो हम लोग बैंक्स की तरह साइड में रहते हैं और रिवर्स आप लोग हैं जो कि इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग पीछे होते हैं, गाइड करते हैं बस। सारा काम हमारे, चाहे दरिया लगाना हो, स्टेज सेट करना हो, आई लगाना हो पीछे। आई देखा ना आपने? दैट थर्ड आई ऑफ परसेप्शन है जो आपको, जो लोगो होता है हमारा, वो है। पूरे हमारा सेट रूल्स हैं, जगह जगह हमारे ओरिएंटेशंस होते हैं, हमारे विरासत हैं, कन्वेंशंस हैं, बहुत मॉड्यूल है, सिनेमा क्लासिक है, क्या है जो नहीं होता, लेकिन वो सब टीम है। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से फटाफट सब कोऑर्डिनेशन होके सब सेट कर देते हैं। और उसकी सफलता का राज है मेहनत, डेडिकेशन और निस्वार्थ भावना। और परफेक्शन तो है ही। वो किरण जी ने इतने सालों से एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज सिखा रहे हैं,
तो कैसे नहीं बढ़िया होगा। आप बच्चे कर रहे हैं तो इसीलिए अच्छा हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, और ये सबके लिए वही बात की डेडिकेशन परफेक्शन तभी आता है जब आप डेडिकेटेड हो और आप पैशन हो आपने किसी चीज़ को करने का। तो मैं एक बार फिर से उसी पे आती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपकी कला से एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई और इंटरेस्टिंग वाक्य जो आप हमसे शेयर करना चाहें। आई एम कला श्योर और बहुत सारे हैं, बहुत हाँ, सारे हैं। बहुत सारे हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, क्योंकि आप एक निस्वार्थ कर रहे होते हो और अपने लिए कर रहे होते हो। इसके पीछे कुछ भी आप कर सकते हैं, परफेक्शन जितनी भी ला सकते हैं। जैसे मैं लिखने लगी, मुझे प्रेरणा मिली। आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। मुझे कला और संस्कृति राग का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि ये जो इतने बड़े कलाकार हैं वो प्रेरणा स्रोत है, तो क्यों ना मैं इन पे उन अनछुए पहलुओं पे लिखूं कि वो उनकी जर्नी कैसी थी, उनकी फेवरेट खाना क्या है, उनकी फेवरेट जगह क्या है, उनकी फेवरेट इंसिडेंट क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो वो सब मैंने उस पर लिखना शुरू किया, और मैं बहुत लिखा। अभी मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ और मेरे को लिखना पसंद भी है, पढ़ती भी हूँ, सुनती हूँ मैं वीडियोस बहुत महान कलाकारों की, वो आज महान कैसे बने। और इसी में मैंने ये आप कह सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली अभी एक सोचा है कि मैं इंटरव्यूज लूंगी महान विभूतियों के, स्पिक मैके की तरफ से। तो मैंने अभी रिसेंटली एक अभिवादन करके सीरीज शुरू की है। उसमें पहला इंटरव्यू पूजनीय हरि जी का ही है, और बहुत इनफॉर्मल है। आप यूट्यूब में देख सकते हैं स्पिक मैके की। और वही प्रेरणा है, वही मेरे लिए सपना लगता है कि मैं ये कर पाई। और मैं सारा श्रेय स्पिक मैके को ही देती हूँ अपने हर काम का, मेरा कुछ नहीं है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और इतने बड़े बड़े वॉलंटियर्स इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो मैं चाहूंगी आप उनको भी बुलाएं, पता है, एक एक बार। जरूर जरूर। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगी एक बड़ा इनफॉर्मल सा सवाल कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? मेरे को पार्क में घूमना, प्रकृति में रहना, सुबह सुबह 5 बजे बहुत पसंद है। मुझे गार्डनिंग पसंद है। मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ। मुझे व्यवस्थित पसंद है घर में। मैं बहुत पंक्चुअलिटी में बिलीव करती हूँ। मैं समय से पहले हर जगह पहुंचती हूँ और मुझे वो पसंद भी है। उसके लिए आपने आज भी देखा मैं जल्दी आ गई थी। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आप समय समय आप टाइम की कद्र हाँ करना, जो कहते हैं वो बहुत जरूरी होता है। हाँ। और अगर एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे क्या गाना बात। बहुत पसंद है। मैं क्लासिकल सीखने की कोशिश कर रही हूँ आजकल यूट्यूब से, और मैं उम्मीद है कि गाने भी लगूंगी। अभी 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 हम चाहेंगे आप कुछ गुनगुना के हमें सुनाइए। ओह, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आप तो म्यूजिक ये तो आप कह रहे हैं आपकी रूह में बसा है। हाँ, कुछ ये तो भी, मैंने कुछ सोचा भी, नहीं था। कुछ भी, एक लाइन दो लाइन कुछ भी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। दिल से गाया और दिल तक पहुंचा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कलाकार वही एक सच्चा कलाकार होता है जो रूह से बहुत खूबसूरत होता है, जो बहुत पॉजिटिव होता है, जो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। और ये बातें बिल्कुल आप पर लागू होती हैं, और आपको देखकर इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, और इतनी खूबसूरत सी स्माइल स्माइल है आपकी सुमन जी। थैंक यू। मैं काजल एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप जी मुझे जी परमिशन दें जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, कुछ पता है ना, जब आप काम करते रहे ना तो कब रिजल्ट आ जाते हैं आपको पता नहीं लगता। जैसे आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और किरण जी कहते भी हैं कि एक अच्छा जो स्पिक में के है, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर ही नहीं, एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा इंसान बनाता है, और एक अच्छे
इंजीनियर को एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान। ऐसे ही मैं उनकी एक एक बात से इम्प्रेस रहती हूँ। वो कहते हैं ना, एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। तो यानी हमें हर काम को, एक काम को ध्यान से करना चाहिए और किसी एक कला को रोज करना चाहिए, 1 घंटे के लिए। कुछ भी हो, डांस हो, नृत्य हो, कुकिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी रेगुलर करिए ढंग से, सीरियसली, तो उसमें मास्टर होंगे। तो अभी रिसेंटली 2018 में मुझे फ़ोन आया, मैं सरप्राइज़ भी हुई, लंदन से फ़ोन आया कि उनकी साउथ एशिया डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस है। एंड दे सेड, आप सुमन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैं सरप्राइज़ हुई कि मैं तो लंदन कभी गई नहीं। तो बहुत प्राउड भी लगा। इमीडिएटली वहाँ पे बोलने लगे कि आपका 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। और स्पिक मैके का तो नहीं था, बट हाँ, स्पिक मैके से मैं प्रभावित रही, तो मुझे बहुत छूती है ये बातें। तो वहाँ पे सब्जेक्ट था, हाउ कल्चर मॉडरेट्स विद इन एथनिक एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने समझा उसको और अपने विचार मैंने वहाँ व्यक्त किए, और स्पिक मैके के बारे में भी मैंने वहाँ लंदन में बताया। और वहाँ I am proudly telling you that I was the only woman there who was representing Indian culture, and I was the only person from culture side and from India. क्या That was a memorable moment in my life which made me proud. And इसी तरह की आप काम करते रहिए, इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए, प्राउड नहीं करिए कभी भी, हम्बल रहिए। ये सब यहीं रह जाना है। कोरोना वायरस ने तो हमें बहुत सच्चाइयाँ सिखा दी। सही में। और जो भी हम्बल आपने बात की रहना है, चाहिए। हम्बल रहना बहुत जरूरी है। हम्बल रहना, जैसे अभी आपने ये बात कही, यू आर द ओनली वुमेन ओवर देयर प्रेजेंटिंग इंडिया, हाँ, एंड दिस इज एज अ वुमेन, दिस इज अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर अस आल्सो। हम लोगों के लिए भी बहुत ही प्राइड की बात है कि एक वुमेन ने वहाँ किया। इट्स अ वुमेन पावर, इट्स अ वुमेन हाँ, पावर, एंड बहुत ये बढ़िया प्रेजेंटेशन था। मैं यस आपको नेट पे है, आप लोग देख सकते हैं। यस यस इट इज। एंड यही जैसे आपने कहा, हम्बल रहना बहुत जरूरी है, अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर काम करना निकलना बहुत चाहिए, जरूरी है। हाँ। और सबसे बड़ी इसी बात, इसी जी जी श्रृंखला में एक और बात भी बता देती हूँ, आपसे पूछी है तो। अभी एक वी केयर फिल्म फेस्टिवल होता है दिल्ली में, उसमें डिसेबिलिटी पर इंटरनेशनल फेस्टिवल की मूवीज आती हैं। तो मुझे आमंत्रित किया गया एज ए जूरी। तो मैंने 2 दिन में वहाँ 35 पिक्चर्स देखी। यूनेस्को के कोलैबोरेशन से था वो। तो वहाँ पे मेरे को वो विषय इतना छू गया ना दिल को, कि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी पिक्चर्स को देखकर, कि देखो कितनी कितनी समस्याएं हैं जीवन में, और हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं डिसेबिलिटी पे भी काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। क्या बात, क्या बात। इट्स अ बिग थिंग, और मैं चाहूंगी कि लोग जुड़े इस मुहिम से। एंड सब इट्स रियली अ बिग थिंग, इट्स रियली अ बिग थिंग। इतना काम करना और कल्चर के थ्रू काम करना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक पीस देता है, एक सुकून देता है। हाँ, तो सुकून देता है। मैं तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो चलते चलते एक सवाल, कि जो यंग लोग हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं, जो ये कला के किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट देती हैं कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ताकि उनको सफलता मिले? आप किस एज ग्रुप की बात कर रही हैं काजल जी? मैं सबकी सबकी बात कर रही हूँ, स्पेशली आफ्टर, बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, बड़े जो अच्छा, 18 के बाद जो जो करना चाहे इस काम में, बच्चों की बात फिलहाल मैं नहीं कर रही, बड़ों की बात कर रही हूँ। हाँ, बड़ों की बात में ये है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी के वजह से सब कुछ बहुत ईज़ी हो गया है। आप सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में हू इज़ द बेस्ट। मैं यही कहूँगी कि गुरु आपका अच्छा होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा हमारे अंदर आती है। आपका गुरु अच्छा है तो आप गुरु बिना ज्ञान नहीं। जी आपका गुरु अगर अच्छा होगा तो मैं जो भी परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहते हैं उनको मैं कुछ भी नहीं मैं कह सकती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ समझा पाऊँ, मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत स्मॉल, आई एम स्मॉल लिटिल पर्सन। बट हाँ, आप अगर ऊँचे गुरु जिनको पद्मश्री है, पद्म विभूषण हैं, उनके वीडियोज़ देखिए, उनके साथ जुड़िए, उनके जो विद्यालय हैं वहाँ जाइए, रेगुलर सीखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और आपके सपनों में रंग आएगा धीरे-धीरे। आप देखिए, साधना की तरह लीजिए इसको। मेडिटेशन है ये साधना, तो मेडिटेशन है, कोई भी हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स तो मेडिटेशन है। साधना से ही आप आगे बढ़ोगे। और मेरे को अफ़सोस है कि मैं जब अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं सीख पाई, अभी मैं सब कुछ सीखूँगी, और मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मा आपने हमें डांस नहीं सिखाया।
अब आप सबको सिखाती है, तो Yeah. मेरे को अफ़सोस होता है कि मैं स्पिक मैके में नहीं थी, नहीं तो मैं उनको भी, मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत, आई एम प्राउडली टेलिंग यू, दे आर वेरी वेल सेटल्ड, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड वेरी फोकस्ड गर्ल एंड सब कुछ ईश्वर की दया से अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, बस ईश्वर की दया से अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलना चाहिए। क्या बात है। सुमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो इंस्पिरेशनल जर्नी अपनी शेयर की हमसे, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, दे हैव सो मच टू टेल, बट थैंक यू कहना चाहूंगी सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं। स्पेशल थैंक्स टू यू सुमन जी कि आप हमारे इस रूबरू के मंच पर आई और आपने अपनी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर की, इतनी खूबसूरत और पॉजिटिव स्माइल के साथ। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू काजल जी, लेकिन मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं पहली बार जब 4 साल पहले आपको आकाशवाणी में मिली थी, तो उस वक्त मैं आपको जिस रूप में देखा, जैसे आप नाटकों में एकदम से खो जाती हैं, रेडियो में मैं भी आपको सुनती हूँ, बहुत सुंदर बोलती हैं, आपके चाहने वाले इतने हैं, थिएटर इतना अच्छा करती हैं, और उसके बाद रूबरू का देखिए कितना सुंदर मंच है, आप उसमें रेगुलर इतने इवेंट्स कर रही हैं, तो आप तो बहुत मुझसे अच्छा काम आप कर रही हैं। इट्स लाइकवाइज हाँ, थैंक एंड इसीलिए मेरे को बहुत पसंद आया ये आपका प्लेटफ़ॉर्म, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं काजल के साथ तो ज़रूर बात करना चाहती हूँ। इट मैं वाज अपने दिल से मैं कंफर्टेबल रही और मैंने अपने हर चीज़ को आपके साथ बड़ी सेम। आत्मीयता के साथ शेयर किया, और कोई गलती हो तो मुझे सब क्षमा करिएगा, प्लीज नहीं, कुछ नो ज़्यादा नो नो, बोल इट रही वाज हूँ तो। प्लेजर, जस्ट प्लेजर और सुमन जी, थैंक यू। सारे बच्चों के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, सब देखने थैंक यू वालों का, सुनने वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू काजल। थैंक यू सो मच।